So good morning everyone and I welcome you all to सारा पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़ें। पहला टॉपिक है दैट इज स्पेस डेब्रिस एंड शॉकिंग इंसिडेंट इन केन्या। तो स्पेस डेब्रिस के ऊपर देखेंगे, साइंस टेक का टॉपिक है। डी एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी साइंस टेक की टॉपिक है। द इम्पैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिटी का टॉपिक है। और एक टॉपिक और भी है। तो ये टोटल हम लोग हाँ, अंडरस्टैंडिंग नॉर्वेजियनाइजेशन पॉलिसीज़ या नॉर्वेजियन पॉलिसीज़ एंड पॉलिसी एंड कल्चर प्रोटेक्शन, ये टॉपिक आपका बन सकता है। कल्चर और लॉ के लिंक करके देख सकते हैं इसको। फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दैट इज़ देयर। So policy will shape indigenous culture. Explain this statement in the context of recent Norwegian policy. ये टॉपिक आपका बनता है। और ये जो टॉपिक है बेसिकली अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर आप लिखने का प्रयास करें 10 मार्क्स में, और अपने आंसर को आप अपलोड कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं आकलन प्लस का, अगर आप हिस्सा है। जो भी रिमेनिंग कॉपीज़ हैं प्रीलिम्स होने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो आपका एसे का जो आपका आपके जितने भी एसे का चेकिंग है और जो फर्दर टॉपिक्स हैं, जैसे एसे में आपके लगभग 26 टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। 26 एसे आपको लिखना है। फिर प्रीलिम्स के बाद फर्दर दूसरे जो ऐसे टॉपिक्स हैं वो आपके अपलोड होंगे, उनको आपको लिखना है। और इसी तरीके से आकलन प्लस में 11 सेट अपलोडेड है। फर्दर जो सेट हैं वो प्रीलिम्स के बाद जो है अपलोड होंगे आप ही के रिक्वेस्ट में, क्योंकि आप लोग लिख नहीं पाओगे, वो सेट अपलोड होते जाएंगे, वो काउंट होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वी विल प्रोसीड। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। प्रीलिम्स से रिलेटेड कोर्सेस हैं इसमें, जैसे PT 730 मैथ्स आपका 50% ऑफ है। टेस्ट सीरीज़ है, कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोर्स है, और क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में इकोनॉमी के लेक्चर मैंने अपलोड करना, इकोनॉमिक्स के शुरू कर दिए तो गो थ्रू कर सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप एंड यू कैन ऑल्सो विजिट sauravpande.upsc.com वेबसाइट। APFC का कोर्स जो है पहला लेक्चर इसमें डाल दिया गया है। इकोनॉमिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, पहले जो ट्रेडिशनल पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि फरवरी 2 को रिक्वेजिशन ऑलरेडी मिनिस्ट्री के द्वारा सेंड कर दी गई है। तो जल्द ही जो नोटिफिकेशन है इस कंसिड्रेशन में जल्द ही आपका इस APFC से रिलेटेड आएगा, और आपको तैयारी अपनी रखनी है। तो स्टार्ट करता है। पहला टॉपिक है व्हेन डेब्रिस फ्रॉम स्पेस क्रैशेस टू द अर्थ, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो विश्व में क्या है, जैसे अगर ये डायग्राम देखो ना, विश्व में एक और तरीके का कंपटीशन चल रहा है, वो स्पेस को लेकर। मतलब जो आपका स्पेस में देखोगे तो बहुत सारे लेवल पे जो है इस पे कंपटीशन जो है लगातार चल रहा है। जैसे कंपटीशन जैसे कई चीज़ों के लिए, जैसे एस्टेरॉइड्स हैं। अब एस्टेरॉइड्स में भी अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी है तो उनसे भी ये मिनरल्स मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है, अर्थ में लाया जा सकता है, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मून में भी टूरिज्म को डेवलप करना, मून में दूसरे मेटल मिनरल्स उनको यूज़ करना, और ये सब है। तो मून में इवन देश का जो जुरिडिक्शन वो भी आपका इंक्रीज करने का प्रयास है। मतलब जैसे आज के समय में जो अर्थ है उसमें ही आप किसी देश को डिमार्केट कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर मून तक उन देश का डिमार्केशन होगा कि अब कहा जाएगा कि चाइना की टेरिटरी मून में इस हिस्से पे है। ये स्थिति जो है कुछ समय में बनेगी। और भी कई सारी एरियाज़ हैं, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन को लेकर हो या दूसरे कई सारे एरियाज़ हों, वहाँ पे जो सैटेलाइट है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि बहुत सारे हज़ारों में या हो सकता है लाखों में जो सैटेलाइट्स हैं वो आपकी प्रेजेंट होंगी। अब ये सैटेलाइट्स जो होती हैं इनका एक लाइफ होता है, ये आपस में भी कई बार टकरा सकते हैं अगर इनकी लाइफ ख़त्म हो जाए। और तो ये काफ़ी सारे जो डेब्रिस या कचरा जैसे होता है ना कि अगर किसी पार्क में जाओ तो कितना सारा चिप्स के और इस टाइप के कचरा मिलते हैं, इसी तरीके से स्पेस के अंदर भी बहुत सारा ये जो स्पेस डेब्रिस या कचरा जो है वो मौजूद होता है। अब जब भी ये एंटर करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करेंगे तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये है कि इसका बहुत बड़ा पोर्शन या छोटा सा भी हिस्सा ये किसी भी इलाके में आके गिरता है, जो कि काफ़ी नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे अगर आप देखोगे मकूनी काउंटी करके है, ये केन्या में है, वहाँ पे ये स्थिति देखने को मिला है। अब ऑल द एक्सपर्ट्स हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन इसको लेके है कि कहाँ का है, इसका ओरिजिन कहाँ का है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है एक बड़ा प्रॉब्लम आजकल मतलब आजकल बन सकता है अगर स्पेस डेब्रिस को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया जाता है। बिकॉज आप खुद देखो कि अगर इतना स्पेस से कुछ भी ऐसा कचरा गिरता है और किसी पॉपुलेटेड एरिया में गिरता है तो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान जो है वो कर सकता है। अभी स्पेस डेब्रिस नॉन फंक्शनल होता है स्पेस डेब्रिस, और कहीं ना कहीं अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करके ये किसी भी रीजन को हिट कर सकता है। ये स्पेंट रॉकेट स्टेजेस, जैसे रॉकेट्स कई स्टेज में लॉन्च होता है उसका हिस्सा हो सकता है, किसी सैटेलाइट का हिस्सा हो सकता है, या सैटेलाइट जो काम नहीं कर रही उसका हिस्सा हो सकता है। ये प्रॉब्लम लगातार जो है बढ़ती जा रही है। अब एक ये भी कहा गया कि एक तरीके से जैसे अगर आपको कंट्रोल करना है या
इसको प्रॉपर गवर्नेंस देखा जाए, स्पेस का गवर्नेंस देखा जाए, तो प्रॉपरली स्पेस डेब्रिस को डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब लीगल डेफिनेशन इसका क्या है, तो इस वजह से क्या है कि जब आप लीगली उस चीज़ को डिफाइन नहीं करते हो तो उसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, और फिर फर्दर स्टेप आप लोगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अभी फिलहाल के लिए आपके पास एक ट्रीटी है जो कि जिसे हम कहते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी, जो कि 1967 की ट्रीटी है। इसमें यह है कि जैसे मान लो कि किसी देश ने जो भी स्पेस एक्टिविटी की हुई है, और अगर उसके द्वारा कोई स्पेस एक्टिविटी की है और कोई भी स्पेस डेब्रिस या कोई टुकड़ा उस देश का, अगर आप कह सकते हो कि किसी सैटेलाइट या लॉन्च व्हीकल का है और वो आगे किसी दूसरे देश में गिरेगा, तो वो देश रिस्पॉन्सिबल होगा जिसका वो डेब्रिस है। बट आप खुद सोचो कि ये पॉसिबल कैसे होगा, आप इतना सारे स्पेस डेब्रिस कैसे मतलब रिकॉग्नाइज करोगे कि ये इस देश का है, क्योंकि मतलब हज़ारों में इस टाइप का जो सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं और उनके कचरा के टुकड़े जो होंगे वो भी वेरी करेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप बता सको कि ये इस देश का बिलोंग करता है या इस देश का बिलोंग करता है। तो ये है। इवन आर्टिकल 6 भी कहता है कि स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर देयर स्पेस एक्टिविटी, बट क्लैरिटी ये नहीं है कि स्पेस ऑब्जेक्ट को कैसे आप डिफाइन करोगे कि ये चीज़ इस देश या इस जो स्टेट है इससे बिलोंग आपका करता है। 1972 का भी जो लॉ है, इंटरनेशनल लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स, इंट्रोड्यूस किया है अब्सोल्यूट लाइबिलिटी। मतलब अगर स्पेस डेब्रिस अगर किसी देश के सैटेलाइट या किसी हिस्से का अगर किसी देश पे गिरता है, तो वो जिस देश का वो रॉकेट होगा या जिस देश का सैटेलाइट होगा उसकी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 1972 का कन्वेंशन ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है। एक केस था सोवियत सैटेलाइट कॉस्मोस 954, वो आके आपका गिरा था कनाडा में। कनाडा ने थोड़ी बहुत बात की तो उसको जो साफ सफाई के थोड़े बहुत पैसे मिले, बट मेजर स्टेप्स जो है नहीं आपके लिए गए। कॉम्प्लेक्सिटीज़ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम है वो इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई भी जो स्टेट डेब्रिस है अगर वो एंटर करता है, उस चीज़ को ट्रैक किया जाए, अलर्ट जारी किया जा सके या उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट है। जो रिस्क है वो काफ़ी अधिक आपका बनता चला जाता है, क्योंकि देखो कई सारे ऐसे, जैसे मान लो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट है जो एलन मस्क की कंपनी है, उसके रॉकेट के कुछ टुकड़े जो है वो पोलैंड के अंदर आपके पड़े थे। और इसलिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, स्पेस में मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। सो जो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, तो ये जो स्पेस एक्स इसका भी गिरा था। इसी तरीके से फ्यूचर में दूसरे जो रॉकेट्स होंगे उसका भी स्पेस डेब्रिस दैट विल फॉल, और वो काफ़ी अधिक नुकसान कॉज कर सकता है। इसलिए इस एरिया में गवर्नेंस मैटर आपका करता है। रैपिड ग्रोथ, जैसे मेगा कॉन्स्टलेशन जो स्पेस है, जैसे स्पेस एक्स ने कई कॉन्स्टलेशन मतलब बहुत सारे, मतलब अराउंड 100 ऑफ सेटेलाइट का ऐसा ग्रुपिंग टाइप बना रखा है। अब वो आपस में कई बार मालूम माल फंक्शन कर गए, आपस में टकरा गए, टकराने के बाद वो ईजिली जो है नीचे गिर सकते हैं, और किसी पॉपुलेटेड एरिया में अगर गिरते हैं तो दे कैन कॉज लॉट ऑफ मतलब लॉस, काफ़ी अधिक लॉस भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी के लिए एक बॉडी आप याद रखो जिसे कहते हैं कॉपस 1959 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या है, यूनाइटेड नेशन कमेटी है पीसफुल यूज़ ऑफ द पीसफुल ऑफ द स्पेस का जो पीसफुल यूज़ है उससे रिलेटेड यूनाइटेड नेशन की ये आपकी आप कह सकते हैं दिस इज़ अ कमिटी। अब ये जो है कॉपस की, जब हम स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉपस, तो कॉपस कहीं ना कहीं पीसफुल यूज़ जो है पीसफुल यूज़ आपका जो स्पेस का जो पीसफुल यूज़ है उसके लिए। अब पीसफुल यूज़ हम बात करते हैं तो आप मिलिट्राइजेशन से रोक सकते हो, बट अगर स्पेस डेब्रिस की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यू नीड अ सेपरेट लॉ, सेपरेट ट्रीटी जिसको सारे देश माने, और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन भी लेकर आना पड़ेगा कि उस कचरे को साफ़ कैसे किया जाए। अगर सपोज़ करो किसी देश के सैटेलाइट या रॉकेट की वजह से जो उसका टुकड़ा उससे कहीं नुकसान होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके, तो थोड़ा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। डेब्रिस न्यूट्रल टेक्नोलॉजीज, रीयूजेबल रॉकेट्स, ऐसा मतलब रॉकेट्स को दोबारा यूज़ किया जा सकता है, या जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से जो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसकी वजह से जो वेस्ट है वो आपका जनरेट आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक टॉपिक आपका बनता है, दैट वी कॉल इट एज डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे एक मैमथ है, जैसे ये थोड़ा सा आप देखोगे ना, ये मतलब ये चूहे के माध्यम से मैमथ को डेवलप किया जाता है। जब आपने एक मूवी देखी होगी जिसका जैसे जो डायनासोर्स के ऊपर थी ना, जुरासिक पार्क, तो उसमें क्या होता है कि मच्छर है, मच्छर के उसका एक फॉसिल टाइप मिलता है और उसके ब्लड में डायनासोर का डीएनए मिलता है, और उस डीएनए का यूज़ करके जो है
आपका डायनासोर को बना लिया जाता है, बड़ा एक डायनासोर जो है वो बना लिया जाता है। इसी तरीके से क्या है कि मतलब आपको लगेगा कि क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। डीएनए के माध्यम से आप डेवलप कर सकते हो, बट उसमें भी काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। आप सोचो कि इंसान के अंदर ही मिलियंस में कई सारी जीन्स प्रेजेंट, अब उनका इंटरेक्शन कैसा, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, इसकी स्टडी अब तक हमने अभी तक नहीं किया है। भले आप डीएनए और इनका इस्तेमाल करके स्ट्रक्चरली आप चीज़ें सेम बना लो, बट वो सेम टू सेम उसका बिहेवियर एस्पेक्ट या दूसरी जो भी उसकी आप कह सकते हैं प्रेजेंस है, क्या वो वैसा ही रहेगा, ये एक चैलेंज है। बट अभी क्या प्रयास किया जा रहा है कि देखो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है। जैसे डोडो बर्ड एक है, एक ही बहुत मैमथ है, बहुत बड़ा, जैसे हाथी टाइप होता है ना, जो जिसके ऊपर आप बाल से होते हैं और बड़े से उसके सींग टाइप होते हैं, ऐसा तो मैमथ। तो अभी क्या किया जा रहा है कि इनका जो भी रिमेन्स कहीं मिल रहा है उसका इस्तेमाल करके इनको दोबारा से रिवाइव करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब वो उसकी टेस्टिंग जैसे चूहों को लेके की जा रही है कई कई लेवल पे। तो ये जो अप्रोच है जहाँ पे एक्सटिंक्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसको आप दोबारा से रिवाइव कर रहे हो, उसे इस टेक्नोलॉजी को डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो अभी हाल में ही वूली मैमथ के ऊपर काम जो है लगातार आपका चल रहा है। मैमथ जो है पहले जो मतलब हम लोग ह्यूमंस की बात करें उनके साथ ही प्रेजेंट थे, धीरे धीरे जो है उनके नंबर रिड्यूस हो गए। कई सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कई सारे जो फैक्टर्स देखने को मिला। अब जैसे अभी वोली माइस जो है डेवलप किया, तो एक कंपनी उसने जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस को डेवलप किया है जो कि वोली मैमथ की तरह है, कि जैसे उसके जो बाल है और उस टाइप से आप कह सकते हैं कि वो उसने डेवलप किया। तो जैसे कई टेक्नोलॉजीज होती हैं जीन एडिटिंग के लिए, जैसे क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी है। तो ये क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी जो कि जीन को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जी है ना। जैसे मान लो हमारा शरीर है, उसमें बहुत सारी हजारों लाखों में या मिलियंस में जीन्स प्रेजेंट है, किस जीन को कहाँ काटना है या डीएनए से किस हिस्से को हटाना है, या है ना, क्योंकि डीएनए में ही जीन प्रेजेंट आपकी होती है। किस हिस्से, जैसे कपड़े को कैंची से काट के किस हिस्से को काट के दूसरे कपड़े से जोड़ा जा सकता है, तो उस कैंची का काम या क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी जो है वो करता है। तो इसी तरीके से अगर हम जीन एडिटिंग करके और कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनको हम दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। तो उसमें भी क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी इनमें से कौन सी है, तो और क्रिस्पर CS9 का ऑप्शन है, तो आपको मतलब टिक उसमें करना है। इथिकल एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशन की अगर बात किया जाए तो डिबेट तो देखो रहेगा ही यहाँ पे। डिबेट सबसे बड़ा डिबेट यही है कि देखो जो वुली मैमथ है जस्ट प्रेजेंट था, उस समय जो इकोसिस्टम था वो वेरी करता था। आज जो है इकोसिस्टम पूरा वेरी करता है। एक जंगल में आप वुली मैमथ खड़ा कर दोगे तो हाथी से भी पता नहीं कितने गुना बड़ा है। तो वो पूरा इकोसिस्टम, जंगल का इकोसिस्टम, दैट विल बी अफेक्टेड। तो ये एक चीज़ देखने वाली बात जो बन जाती है। तो कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कोलोसल बायोसाइंस के द्वारा किए जा रहे हैं इस एरिया में, और कई स्पीसीज को डी एक्सटेंशन की तरफ लेकर जाना, जिसमें डोडो भी जो है शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, ओवर सेंट्रलाइजेशन थ्रेटन्स फेडरल हेल्थ पॉलिसी। देखो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसमें जो लिखा है वो तो देखेंगे ही। देखो क्या होता है कि फेडरलिज्म शब्द जब आप बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट फेडरल एस्पेक्ट, तो फेडरल एस्पेक्ट बेसिकली दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व, एक हो गया सेंटर और स्टेट। दोनों का क्या है, एक तरीके से क्या ऑटोनॉमी है। अब स्टेट की अगर बात करो तो स्टेट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ को लेकर आपकी रहती है। आई थिंक हेल्थ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, एक बार चेक करना। तो हेल्थ कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर अगर आता है तो दोनों की जिम्मेदारी, बट स्टेट भी काफ़ी इन्वेस्ट करता है किस चीज़ में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेट का भी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आपका कई लेवल पे रहता है। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो नॉर्मल जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक आपका ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। अब स्टेट में ही जो डॉक्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो वो वहीं पे काम करना पसंद करेंगे। अगर दूसरे स्टेट्स में भेजो तो शायद वो ना जाना चाहिए, फैमिली और सब कुछ वहीं है। तो और एक कनेक्शन भी रहता है वहाँ के जो स्टेट है वहाँ के कल्चर के लिए। तो ये ऐसे डॉक्टर्स कई स्टेट्स के लिए फेवरेबल भी होते हैं कि वहीं प्रेजेंट है, वहीं वो सर्विस अपना दे रहे हैं, प्लस कल्चरल उनका नॉलेज है, तो जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं उनको बेटर वो समझ सकते हैं हम। लेकिन अगर हम सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाते हैं इसी कंटेक्स्ट में, तो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि सारा, जैसे मतलब जो भी रिक्रूटमेंट आपका होगा उस रिक्रूटमेंट पे ऐसा कुछ जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे डोमिसाइल एक फॉलो किया जाता है, डोमिसाइल रूल फॉलो किया जाता है। डोमिसाइल में क्या है कि सर्टेन जो पोस्ट्स होंगी उनमें कुछ हिस्सा उस स्टेट के लोगों के लिए होगा, ये डोमिसाइल रहता है। डोमिसाइल जिसके पास है वो उसका हिस्सा बन जाता है। तो अगर डोमिसाइल है तो उसमें एक श्योरिटी ये रहती है कि ठीक है, स्टेट ने जो भी इन्वेस्ट किया है और जो भी लोग हैं उनको ट्रेन प्रॉपर किया गया है, वो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं डॉक्टर्स जो है, और वो इस कल्चर के अंदर काम कर सकते हैं।
और साथ में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर आप इसको सेंट्रलाइज्ड कर दे, तो सेंट्रलाइज्ड का मतलब है डोमिसाइल आपने खत्म किया, मतलब मेरिट पे ही बेस्ड है सब कुछ। तो मेरिट पर बेस्ड आएंगे तो हो सकता है कि मेरिट में कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, बहुत सारे लेवल पे है। तो अब वो जो स्टेट का रोल है हेल्थ से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसका सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि स्टेट क्या है, स्टेट का कहना है कि देखो मेरे जो लोग हैं, मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और मेरे द्वारा जो लोग हैं या मेरे द्वारा जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं वो इसका हिस्सा बने, और पूरे तो नहीं बट एटलीस्ट कुछ हों, जो कि अगर सपोज करो किसी स्टेट के अंदर बहुत सारे लोग इधर उधर से आए और वो कुछ स्थिति आ गई, वो वहाँ से चले गए, तो क्या होगा। तो ये एक स्थिति रहती है, कई प्रॉब्लम्स जो है फेस की जा सकती है फ्यूचर के अंदर। तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कुछ ना कुछ होने चाहिए, चाहे मेडिकल को लेकर अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट है डॉक्टर तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल करके है, और उसमें जो रूलिंग है उसमें डोमिसाइल बेस्ड जो रिजर्वेशन है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन में, उसको स्ट्रक डाउन आपका किया गया है। इसमें जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है इसमें कहा गया कि राइट टू इक्वालिटी के ये खिलाफ है, जो गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब हम बात करते हैं। और ये रूलिंग है बेसिकली डिसमेंटल्स द मैकेनिज्म, जिसके माध्यम से जैसे जो स्टेट प्रयास करता है कि उसके पास एक स्टेबल मेडिकल वर्कफोर्स है, क्योंकि उसके स्टेट के ही हैं तो वहीं रहेंगे डॉक्टर्स है, वहाँ के कल्चर और इन सब के बारे में जानते हैं, उनका परिवार वहीं है, तो डॉक्टर्स मेनली वहीं रहेंगे। अगर वो स्टेट से बिलोंग करते हैं, बाहर से आएंगे तो हो सकता है कि मतलब सब में तो नहीं बट कुछ केसेस में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उस जगह को प्रेफर ना करें। तो ये जो जजमेंट है इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो करने की बात की गई वो प्रिंसिपल ऑफ मेरिटोक्रेसी की बात की गई है। मेरिटोक्रेसी मतलब मेरिट बेस्ड चीज़ों को होना, एंड ये कहीं ना कहीं एक तरफ आपका स्टेट हेल्थ पब्लिक हेल्थ प्लानिंग हो गई, दूसरी तरफ मेडिकल एजुकेशन पॉलिसीज़ हो गई, दोनों को बैलेंस करने का प्रयास इसमें कहा गया है कि नहीं किया जा रहा है। अगर जहाँ पे आपने डोमिसाइल को पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए कहा है, मेरिटोक्रेसी को हम जो है प्रायर या जो मेरिटोक्रेसी है उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अगर आप पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कर लोगे मेडिकल एडमिशन्स के लिए, तो ये भी फेडरल प्रिंसिपल्स के लिए सही नहीं। बाकी जो मैंने आपको बताया ना कि जो एक डिबेट है कहीं ना कहीं स्टेट के जो हेल्थ को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, इवन आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी देखा जाए तो ये गारंटी करता है राइट टू लाइफ, जिसमें एडिक्वेट हेल्थ केयर है। तो स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो कि प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, और उसके लिए स्टेट्स जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अब उसमें अगर एक लिमिटेशंस आ जाए जिसकी वजह से जो स्टेबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो ना रहे, तो वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। सो डोमिसाइल बेस्ड जो रिजर्वेशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स में इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें जो स्टेट इन्वेस्टमेंट है मेडिकल एजुकेशन से उसको अलाइन करता है विद द रिटेंशन ऑफ द हेल्थ केयर पर्सनल। ये जो बात बार बार मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि हेल्थ केयर पर्सनल पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा तो वही काम करेंगे, तो ये एक श्योरिटी जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। बाकी देखो स्पेसिफिकली ये सही है कि नहीं है, कट ऑफ कितना जाएगा, ये मतलब कुछ ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है मेडिकल एजुकेशन को लेके। लेकिन जो अभी हमने डिस्कशन किया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, स्टेट की क्या एक्सपेक्टेशन है, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको ध्यान में रख के आपको देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है डॉक्टर तन्वी बेहल वर्सेस श्रेय गोयल, इट रिफ्लेक्ट्स अ वेल इंटेंशनड बट फ्लॉड एप्लीकेशन ऑफ मेरिटोक्रेसी। यहाँ पे कहा गया कि मतलब जो मेरिटोक्रेसी है उसका एप्लीकेशन जो है वो ठीक नहीं है। ऑल्दो आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ऐसे मतलब न्यूज़पेपर में हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जब आप आंसर लिखो तो उसमें कुछ ऐसा कहो कि कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ऐसा भी कहते हैं, रादर देन आप डायरेक्टली जो है मतलब एकदम से क्रिटिकल होने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हु विल अपोलोजाइज इन टू द हिमालयंस, अंडरस्टैंडिंग नॉर्वेजियनाइजेशन पॉलिसीज। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे जो इंसिडेंट और डेवलपमेंट्स होते हैं जो नॉर्वे के अंदर हुआ है, नॉर्वे देश है वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि 1850s की बात अगर की गई, 1850 से 1960s के अंदर बहुत सारे उन्होंने ऐसे पॉलिसीज़ लेकर आए कि जो इंडिजिनस लोग हैं उन्हें भी एक सिंगुलर नॉर्वेजियन आइडेंटिटी की तरफ लेकर गया। जैसे मान लो हमारा देश है, हमारे देश में कितने सारे लोग हैं, अलग बोलना, खाना पीना, रहन सहन सब कुछ अलग है। अब आप कह दो कि सब एक जैसे हो जाएं, तो ये क्या है कि बहुत रिवोल्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन नॉर्वे के अंदर मान लो इतनी पॉपुलेशन नहीं है, और ये जो कई सारे जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे जैसे सामी, केव और फॉरेस्ट फिन पीपल्स हैं, तो इनके नंबर भी बहुत कम है। तो अभी जो 1850 से लेकर 1960s में जो नॉर्वे की जो पॉलिसी रही उसमें उन्होंने प्रयास क्या किया कि उन्होंने जो भी
जो भी वो पॉलिसी उन्होंने अपनाई उसमें एक सिंगल कल्चरल आइडेंटिटी की तरफ वो लेकर गए कि सभी की आइडेंटिटी एक है। उनके अंदर जो जैसे जैसे हमारे देश में आप देखोगे कई सारे आर्टिकल्स मेंशन्ड है, आर्टिकल 371 से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स मेंशन्ड है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स कई प्रकार के ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ नागा पीपल है या कई सारे ऐसे लोग, उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइडेड कि हम उनके कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। इवन आपके पास फ्री मूवमेंट जोन तक हमने क्रिएट कर रखा है कि हम कल्चरल कंटिन्यूटी इंश्योर रहे नागा पीपल की। तो इस तरीके का स्टेप नॉर्वे के अंदर नहीं लिया गया था। उन्होंने क्या किया कि एक सिंगल नॉर्वेजियन आइडेंटिटी की तरफ जो है मूव करने का प्रयास किया। अब इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो इंडिजिनस लैंग्वेज कल्चर धीरे धीरे खत्म होता चला गया और यूनिफॉर्म नॉर्वेजियन कल्चर की तरफ जो है वो मूव किया गया, जो कि ऑब्जेक्टिव भी थी उस समय की पॉलिसी में। अब क्या हो रहा है कि जैसे अभी फिलहाल के लिए जो वहाँ के पार्लियामेंट है, इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगा कि हमने हमारी जो ये पॉलिसी है कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं थी, और जो भी ये पॉलिसी थी इसका ह्यूज इम्पैक्ट, जैसे लैंग्वेज है कल्चरल आइडेंटिटी उनकी खत्म हो गई, लैंग्वेज को जो प्रमोशन के लिए स्टेप लेना चाहिए था वो आपका नहीं लिया जाए। क्योंकि देखो कल्चर लैंग्वेज जैसी ये जो स्थितियाँ होती हैं ये बहुत ही मतलब इसमें ये एक तरीके से ये एक समाज का इनोवेशन रिफ्लेक्ट करती हैं, ये सोसाइटी के इनोवेशन को रिफ्लेक्ट करती है। एक भाषा निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपके मिलें, और उसके बाद ही मिलने के बाद ही आप कह सकते हैं कि जो है ये लैंग्वेज जैसी चीज़ों का जो इनोवेशन है वो आपका होता है। सो रेमिफिकेशन एक्सटेंड बियॉन्ड लैंग्वेज। फॉर्मल जो अपॉलॉजी जो है वो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा कही गई है, और जो भी गलती हुई है उसको उन्होंने मांगा है। अब धीरे धीरे कुछ कदम उठाए जाएंगे जिससे उनको प्रोटेक्ट, जो भी इंडिजिनस उनकी लैंग्वेज है और इन सबको जो है प्रोटेक्ट किया जाए, और जो भी इंक्लूजन एफर्ट है उनको कहीं ना कहीं उनको भी एक तरीके से इंक्लूड किया जाए, ये मान के कि वो अलग हैं लेकिन फिर भी वो इक्वल हैं, इस टाइप की एक सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। तो हमारे देश के अंदर भी अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी को सस्टेन मेंटेन और प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हम ऐसा यूनिफॉर्मिटी की तरफ नहीं जा सकते। इवन हमारे देश में अगर ऐसा हम जाएंगे तो क्योंकि हर जगह पे अपना रिप्रेजेंटेशन है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑन गोइंग चैलेंज जो इंडिजिनस ग्रुप्स के लिए उन्हें भी कई चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे लाइक इनिक्विटीज़, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लैंड राइट्स, इनमें उन्हें फेस करना पड़ रहा है। जो सामी लैंग्वेज है उसके भी बोलने वाले बहुत ही कम हैं। हेल्थ केयर जो डिस्पैरिटी देखने को मिला है, बहुत सारे लेवल पे हेल्थ केयर एजुकेशन जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज है। अब इसी तरीके से कहा गया कि नॉर्डिक और हिमालय, जैसे ये नॉर्डिक स्टेट्स में आ जाता है नॉर्वे और ये सब, हिमालयन कम्युनिटी, तो हिमालय के अंदर भी अगर देखा जाए तो कई सारी जो हमारी कम्युनिटी हिमालयन रीजन में, फ्रॉम अफगानिस्तान टू नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2,500 किलोमीटर का जो ये रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे जो प्रेजेंट है, जो वहाँ पे उनका अपना एक तरीके का कल्चर है, बट उसको भी हम यूनिफॉर्मिटी की तरफ लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पूरी कनेक्टिविटी हिमालयन रीजन के अंदर ऐसा बना दी है जहाँ पे ऐसा कोई कल्चरल आइसोलेशन नहीं है या कल्चरल आप एक्सक्लूजन, जैसे मतलब वो अपने आप को अलग से मेंटेन करना चाहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या स्थिति धीरे धीरे बन रही है कि देखो रोड के माध्यम से जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हुई है, दूसरी चीज़ें हैं तो उसके माध्यम से हर चीज़ें जो कल्चर है, कल्चरल पेनिट्रेशन भी जो मेनलैंड है वहाँ से हिमालयन रीजन तक रीच कर रहा है। माइग्रेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको भी माइग्रेट करके कहीं जाना पड़ता है। तो कई प्रकार के जो स्टेप्स हैं इनका इम्पैक्ट नेगेटिव भी हुआ है। सामाजिक लेवल पे तो ठीक है, आप देखो ये क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है, तो जो वहाँ के लोग हैं उनकी वे ऑफ लाइफ भी इससे काफ़ी अफेक्ट हो रही। तो पहले आप देखो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में किया, फिर उसके बाद जो इंडिपेंडेंस के बाद कई प्रकार के चैलेंज आए, जिस तरीके का हमने जो पॉलिसी है वो आपकी अपनाई। तो हमें क्या है कि ज़रूरत क्या है, द नीड फॉर एक्नॉलेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो एक तरफ हम क्या चलें, हम चाहें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, और जो कल्चरल प्रिजर्वेशन है, कल्चर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं उसकी तरफ जो है हमें प्रोसीड करने की ज़रूरत है। ये कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल अलग से दे रखा है। यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे सीएसई ऐप, और टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल की अगर आप बात करेंगे तो इससे आप टेलीग्राम चैनल के में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कई कोर्सेज में 50% ऑफ है तो आप लोग देख लेना, PT 730 जैसे कोर्स में। बाकी आप देखोगे ये कोर्सेज क्रैश कोर्स में और इसमें जो इकोनॉमी के लेक्चर्स भी पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आज APFC वाले जो कोर्स है उस पर इकोनॉमी का लेक्चर पढ़ चुका है एक, तो वो हम लोग पहले ट्रेडिशनल पार्ट कवर करेंगे, फिर आगे दूसरी चीज़ें कवर करेंगे। तो इसमें आपका APFC का जो कोर्स है इसमें इकोनॉमी का लेक्चर जो है आपको डाल दिया गया है। पहले इकोनॉमी के लेक्चर लगभग 13 से 14 लेक्चर्स हैं वो आपके कवर्ड होंगे। ऐसे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी सिलेबस में उनको कवर करेंगे, और फिर जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो ये कोर्स है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो जो प्राइस है दैट प्राइस विल ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
तो अभी प्राइस तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये पूरा कोर्सेस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, पॉलिसीज विल शेप इंडिजिनस कल्चर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट नॉर्वेजियन पॉलिसी। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज करें, आंसर जरूर से लेके मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।